नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा आप देख रहे हैं और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र से आ रही है। चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बड़े बड़े पोस्टर लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और ये जो पोस्टर्स हैं मुंबई में योगी आदित्यनाथ के चेहरे वाले नारे वाले नए पोस्टर्स जिसपे लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। मुंबई के अंधेरी में, जोगेश्वरी में, खार में, बांद्रा में ये पोस्टर लगे। इससे पहले आपको याद होगा बटेंगे तो कटेंगे ये वाले जो पोस्टर्स हैं योगी आदित्यनाथ के नारे वाले, वो चुनाव से पहले लगे थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका ये नारा चुनाव दर चुनाव बीजेपी के लिए जीत का मंत्र साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये नारा पहले हरियाणा और अब देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में माना यह जा रहा है कि जो बंपर जीत महायुति को मिली उसमें बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ के इस नारे की भी रही है। और अब उसी नारे का इफेक्ट नंबर्स में बताते हुए ये पोस्टर लग गए हैं जिसमें बाकायदा कैलकुलेट करके ना वो स्ट्राइक रेट 95% दिख रहा है ना आपको, वो स्ट्राइक रेट बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ 4 दिन में उन्होंने 11 जनसभाएं की, 18 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जिसमें से 17 प्रत्याशियों को जीत मिली। पूरा कैलकुलेशन, पूरा गणित बताया गया और इसके आधार पर स्ट्राइक रेट जो है वो 95% योगी आदित्यनाथ के इस नारे का रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ का चेहरा पोस्टर में ऊपर भी नीचे भी, तस्वीर आप देख रहे हैं उसी पोस्टर की। और ये जो पोस्टर है वो मुंबई में सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर लगे हुए हैं। मुंबई के अंधेरी में, जोगेश्वरी में, खार में, बांद्रा में ये पोस्टर्स लगे हैं। विश्व बंधु राय की तरफ से पोस्टर्स लगवाए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, पहले जिन्होंने पोस्टर्स लगवाए थे, इस बार ये पूरे योगी आदित्यनाथ का प्रचार और उसका स्ट्राइक रेट का कैलकुलेशन, ये वही विश्व बंधु राय हैं क्या? बिल्कुल, ये वही विश्व बंधु राय है रोमाना, जिससे हमने और आपने लगभग 25 दिन पहले बात की थी। और जब पहली बार ये पोस्टर लगाया था इन्होंने अंधेरी बांद्रा में, तब हमने ये पूछा था कि आप तो एक समय कांग्रेसी हुआ करते थे लोकसभा चुनाव के पहले तक, अचानक से ये परिवर्तन कैसे? तब उन्होंने कहा था कि ये समय की मांग है और उन्होंने ये पोस्टर लगाए थे अंधेरी इलाके में, बांद्रा इलाके में, विले पार्ले इलाके में, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगाए थे। और अब उन्होंने ही ये नया पोस्टर लगाया है जिसमें उन्होंने योगी की तस्वीर लगाई है, सीएम योगी की, और लिखा है कि 95% स्ट्राइक देने वाले सीएम, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस प्रकार का नारा फिर से उन्होंने दोहराया है। और ये हकीकत भी है कि योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां सभा की थी, 18 जगहों पर सभा की थी। 4 दिन तक वो महाराष्ट्र में आए थे, 4 दिनों में 18 सभाएं की थी, 18 उम्मीदवारों के लिए सभाएं की थी, जिसमें से 17 उम्मीदवार जीते हैं और एकमात्र जो उम्मीदवार हारा है वो उसके हार जीत का मार्जिन कुछ हजार में ही है। तो कहीं ना कहीं योगी का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था प्रचार के लिए, जिनके लिए उतरे थे। और उसको कहीं ना कहीं जो नारा दिया गया था, खुद शरद पवार जैसे नेता ने उसको एंडोर्स किया कि बिल्कुल ये नारा चला है और योगी के बयान से, योगी के नारे से कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ है। तो बिल्कुल यही वो नेता है जिन्होंने जगह जगह बैनर लगाया था और अब जीतने के बाद में फिर से एक बार उन्होंने बैनर लगाया है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में तो किसी समय में, हालांकि इस बार तो सिक्का नहीं चला, चाणक्य शरद पवार माने जाते थे, और ये जो नतीजे आए हैं इसको लेकर शरद पवार की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ का जो नारा बटेंगे तो कटेंगे, उसका इफेक्ट करार दिया गया कि ये जो बड़ी जीत महायुति को मिली है इसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की इस नारे की बड़ी भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, इसने गेम चेंजर एक तरीके से महायुति के लिए साबित हुआ ये, और इतनी बड़ी जीत महायुति को इस नारे की वजह से मिली, योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी जीत महायुति को मिल गई है जिसमें बीजेपी जो है उसकी बल्ले बल्ले सीटों के लिहाज से देखने के लिए मिल रही है, और इसी वजह से सवाल बड़ा हो गया है महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एक बार फिर एकनाथ शिंदे को कमान दी जाएगी या फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल होने जा रहा है। नतीजे तो देखिए आ गए हैं और ये तय हो गया है
कि सरकार को प्रचंड जीत हासिल करने वाली महायुति ही सत्ता में आने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का दौर चल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है, मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है। सूत्रों की अगर माने तो आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहता है। फडणवीस आरएसएस और बीजेपी की पहली पसंद है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस की दावेदारी को मजबूत करने वाली एक और बड़ी बात यह भी कि फडणवीस के नाम पर अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार को भी कोई ऐतराज नहीं है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय सिंह तो लगातार बने हुए हैं और साथ ही रजत वशिष्ठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मृत्युंजय का ही जरा रुख कर लेते हैं और जानते हैं मृत्युंजय से, पलड़ा देवेंद्र फडणवीस का भारी साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन सवाल और सस्पेंस बरकरार है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? मृत्युंजय। देखिए, निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है और उसकी वजह है संख्या बल। बीजेपी ने खुद 132 सीटें जीती हैं और आपको बता दें, ताज़ा अपडेट ये है कि 5 विधायकों ने बीजेपी का और समर्थन किया है। इसमें से 3 बीजेपी द्वारा समर्थित छोटे दलों की जो पार्टियां थी उनके विधायक चुने गए हैं 3, और 2 अन्य जो पार्टियों के हैं और एक निर्दलीय है। इस तरह से बीजेपी की संख्या बल हो जाती है 137 और आपको बहुमत के लिए चाहिए 145। तो कुल मिलाकर हम देखें तो किसी के पास बार्गेन पावर नहीं है। बार्गेन पावर ये नहीं है कि कम सीटें आई हैं तो हमारे सहयोग के बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती। और जब अजीत पवार अब खुलकर कहने लगे हैं या अपने उनके विधायक दल जो हैं वो खुद कहने लगे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, खुशी होगी। जब ऐसे बयान आने लगे हो तो रास्ता साफ हो जाता है। एकनाथ शिंदे के जो विधायक चुनकर आए हैं उनका ये कहना है कि देखिए, लाडली बहना योजना तो एकनाथ शिंदे की कल्पना थी, उन्होंने उसे लागू किया और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो उन्हें सीएम बनाना चाहिए। हालांकि हर नेता, हर विधायक चाहता है कि उसका नेता सीएम बने, लेकिन जो संख्या बल की हम बात करते हैं तो वो परिस्थिति नहीं है कि कोई बार्गेन कर सके, दबाव डाल सके। इसलिए बीजेपी को जिस प्रकार की प्रचंड जीत मिली है और अब 5 और विधायक जुड़ गए हैं, 137 का आंकड़ा पहुंच गया है, सिर्फ 8 खुद के बल पर चाहिए। तो हालांकि सभी को साथ में लेकर चलेंगे, बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं, पर देवेंद्र फडणवीस का ही पलड़ा बहुत भारी लग रहा है और एक औपचारिक ऐलान मेरे ख्याल से केंद्रीय नेतृत्व करेगा और उसके बाद ही ऐलान हो पाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। बिल्कुल, जरा जल्दी से रजत वशिष्ठ का रुख कर लेते हैं। तो मतलब रजत, देवेंद्र फडणवीस की राह बिल्कुल साफ है सीएम की कुर्सी तक? जी बिल्कुल, जैसा मृत्युंजय बता रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरएसएस, जिसने महाराष्ट्र के चुनावों में पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो आरएसएस भी देवेंद्र फडणवीस को ही पसंद कर रहा है, या कहें आरएसएस की जो स्वाभाविक एक चॉइस है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद जो हैं वो स्वयंसेवक हैं और कभी भी उन्होंने राजनीतिक जीवन के पिछले कुछ सालों में वे स्वयंसेवक हैं। राजनीतिक नफा नुकसान के लिए उन्होंने कभी भी ये बात छुपाई नहीं और वो खुलकर सामने आते हैं कि वो एक आरएसएस के प्राउड स्वयंसेवक हैं। और साथ ही साथ इन चुनावों में जब प्रचार चल रहा था तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो सबसे मुखर रूप से महायुति के जो दूसरे नेता हैं उनकी तुलना में देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको देख करके कहा जा सकता है कि अगर आरएसएस अपना समर्थन देगा या आरएसएस का नेचुरल चॉइस कोई होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। और जो सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आरएसएस को अगर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में अपना मत रखने का मौका मिला तो आरएसएस की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का ही नाम दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण एंगल जिसका जिक्र रजत कर रहे थे कि साहब यहाँ पर पलड़ा देवेंद्र फडणवीस का सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की सीटें बीजेपी को मिली हैं उसी से नहीं, बल्कि आरएसएस, और आरएसएस भी मजबूती से देवेंद्र फडणवीस को ही बैक करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनता है, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे? इसी को लेकर अभी तक तस्वीर तो साफ नहीं है। और इस बीच बीती रात मुंबई के ताज होटल में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मीटिंग के लिए पहुंचे शिंदे का शानदार स्वागत किया गया। उन्हें सीएम बनाने के लिए नारे भी लगे। तस्वीरें जरा दिखाते हैं आपको, कि नारे अगर सुन सकते हैं तो सुनवा दीजिए जरा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकनाथ जी शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिंदे साहब जैसा हो। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिंदे साहब जैसा हो।
शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की संख्या जो है वो 137 पहुंच गई है। दरअसल 4 छोटी पार्टियों से जीत कर आए विधायक, उन्होंने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। राष्ट्रीय समाज पार्टी से 1, जन स्वराज पार्टी से 2 विधायक, बीजेपी के साथ युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा भी जुड़ गए हैं। निर्दलीय विधायक शिवाजी पाटिल ने भी बीजेपी को ही समर्थन दिया है। तो 132 अपने बूते पर और साथ ही ये अन्य विधायक जो बीजेपी के साथ आ गए हैं, इसके साथ ही बीजेपी का संख्या बल अपने दम पर 137 पर पहुंच गया है। और उधर उद्धव ठाकरे ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। मातोश्री में सुबह 11:30 बजे अपने विधायकों की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। उद्धव गुट के नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक के लिए मातोश्री पहुंचेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक दल का नेता यहां चुना जाएगा और साथ ही देखिए आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी के चुनाव पर ही अब माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीतिक अस्तित्व की सुई जो है वो आकर टिक गई है। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो मातोश्री में शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों की बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने, उसका समय दोपहर 12 बजे का है। 12 बजे उद्धव गुट के नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो मातोश्री पहुंचेंगे और वहां उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। विधायक दल का नेता और साथ ही बीएमसी चुनाव की तैयारियों को लेकर इसी बैठक में चर्चा उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस अब विश्लेषण करेगी। नाना पटोले इनपुट लेकर तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस इस हार का विश्लेषण करेगी। नतीजों के बाद राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई थी उसमें राहुल गांधी की तरफ से यही कहा गया था कि झारखंड में जिस तरीके की जीत इंडिया गठबंधन को मिली है उसके लिए धन्यवाद और महाराष्ट्र में जिस तरीके की हार मिली है उसको लेकर विश्लेषण किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और अब उसी मंथन और विश्लेषण के लिए नाना पटोले जो हैं वो अब रिपोर्ट तैयार करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नम्रता से कब तक जानकारी मिल रही है। नाना पटोले की तरफ से रिपोर्ट तैयार करके आलाकमान को भेज दी जाएगी। नम्रता, अपडेट क्या है? देखिए रोमाना, कल नाना पटोले को दिल्ली तलब किया गया था, वहाँ पर वो पहुँचे थे और उन्होंने बड़े जो नेता हैं उनसे मुलाकात की थी और जो डिटेल है वो बेसिक रिपोर्ट उसकी सौंपी थी। लेकिन अब उनको कहा गया है कि किन किन योजनाओं और किन सभाओं के चलते जो है नुकसान झेलना पड़ा और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कुछ ही वोट परसेंट से हम हारे हैं। तो ये डिटेल रिपोर्ट जो है नाना पटोले को जो आने वाले 2 दिन है उसमें सबमिट करनी है, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में फिर से महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। तो वहां पर किसी तरह की कोई लापरवाही और कमी जो है वो कांग्रेस नहीं झेलना चाहती। तो ऐसे में नाना पटोले को कल दिल्ली तलब किया गया था, हाईकमान से उन्होंने मुलाकात की, वहां पर उनको बेसिक रिपोर्ट दी है। 2 दिन का वक्त दिया गया है कि आपको डिटेल रिपोर्ट देनी है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं, चाहे बाला साहेब थोरात हो, पृथ्वीराज चौहान हो, उनसे भी मुलाकात, उनसे एक बैठक की जाएगी यहाँ पर और उसके बाद वो कुल मिलाकर जो डिटेल रिपोर्ट बनती है वो पेश किया जाएगा। तो कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा एक बैकफुट पर चल रही है, धीरे धीरे अब वो डिसीजंस ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और अब एक रिपोर्ट पेश करने की जो बात है वो नाना पटोले को की गई है और रिपोर्ट वो बनाएंगे। लेकिन अगर बात करें मौजूदा स्थिति की महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस के नेता अभी भी फ्रंट पर आकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। नाना पटोले की तरफ से शुरुआत में ये कहा गया था कि इस पर आत्ममंथन जो है वो महाराष्ट्र में भी किया जाएगा, एक मीटिंग की जाएगी, लेकिन वो मीटिंग हुई नहीं क्योंकि कहीं कहीं नेता जो है आपस में ही नाराज हैं, क्योंकि जिस सीट पर जो उम्मीदवार देना था वो उनकी तरफ से नहीं दिया गया, ऐसी बात की गई। उसके बाद जो प्रचार का एक लेवल देखना था वो वहाँ पर नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है और ऐसे में नाना पटोले पर जिम्मेदारी है कि वो एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट जो है वो पेश करे कि कहाँ कौन सी कमी रह गई है। लेकिन पहले तो ये धक्का बहुत बड़ा है ना, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, शायद इसका अंदाजा, इसका एहसास उन्हें नहीं होगा कि चुनाव में इस तरीके से बुरी हार उनका इंतजार कर रही है। कद्दावर नेता कांग्रेस के वो इस बार हार गए। महाराष्ट्र के कराड़ में देखिए एक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार और उनके भतीजे शरद गुट के नेता रोहित पवार दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों की मुलाकात हुई बाकायदा
और इस दौरान रोहित पवार ने बाकायदा अजीत पवार के पांव छुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार ने रोहित को जीत की बधाई दी। साथ ही मजाक में रोहित से ये भी कहा कि अगर मेरी सभा होती तो तुम हार जाते। थोड़े से बच गए। करजत से जीत कर आए रोहित पवार। रोहित पवार ने जब आमना सामना हुआ अजीत पवार से तो देखिए किस तरीके से रोहित पवार झुके, पैर छुए अजीत पवार के, और यहां पर चुटकी भी ली अजीत पवार ने रोहित पवार से, बधाई दी उनको जीत। लेकिन साथ ही साथ बोला कि अगर मैं सभा कर देता तुम्हारे इलाके में तो फिर तुम नहीं जीत पाते, बस थोड़े से बच गए तुम, इस बार जीतने दिया तुमको। ये अंदाज था अजीत पवार का। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से। राज ठाकरे की पार्टी, आप जानते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस, उसी से जुड़ी बड़ी खबर। एमएनएस की मान्यता रद्द होने का खतरा है। चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मान्यता रद्द कर सकता है। विधानसभा चुनाव में 8% वोट शेयर न मिलने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। एमएनएस को इस बार महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं मिली। आज राज ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये जो परिणाम आए हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के, इस पर मंथन करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद है। और जरा नम्रता से जानते हैं, जब नतीजे आए थे तो मुझे ध्यान आ रहा है राज ठाकरे ने वो जो एक्स पर पोस्ट किया था कि ये जो नतीजे हैं अविश्वसनीय, और साथ ही उन्होंने कहा था, मराठी में उन्होंने लिखा था कि अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन बात अभी के लिए बस इतना ही पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहां पर तो तलवार सीधे लटक गई है कि एमएनएस पार्टी रहेगी या मान्यता रद्द होगी। अब क्या करने की तैयारी में है राज ठाकरे? देखिए रोमाना, राज ठाकरे ने बैठक शुरू कर दी है, आत्मचिंतन की तैयारी है। और मैं राज ठाकरे के शिव तीर्थ पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया है। बैठक जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2019 और 2014 में कम से कम इनके एक विधायक थे, जिसके चलते पार्टी सिंबल छिनने का खतरा नहीं मंडरा रहा था। लेकिन इस बार की ऐसी स्थिति है कि 8% वोट भी कम मिला है, उसके साथ साथ एक भी विधायक नहीं जीता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी सिंबल छिनने का जो डर है वो है, जिसके चलते आज बड़ी बैठक की जा रही है। दूसरी बात यह है कि महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। तो बैठक की जा रही है, रिपोर्ट बनाई जा रही है, और लीगल क्या कुछ ऑप्शन है वो देखा जा रहा है कि विकल्प क्या कुछ मिल सकता है। आपको समझा दें कि अगर किसी पार्टी का एक भी विधायक नहीं होता है या फिर 8% वोट से कम होता है तो आगामी चुनाव में उनको निर्दलीय के तौर पर लड़ना पड़ता है। अगर उनका पार्टी सिंबल अवेलेबल होगा तो मिल पाएगा, नहीं तो आप निर्दलीय लड़ते हैं और रिजल्ट के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपकी पार्टी। खतरा जो राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस पर मंडरा रहा है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव 8% वोट शेयर तो छोड़ दीजिए, 2% वोट शेयर भी एमएनएस पार्टी को नहीं मिला। 1.55% के आसपास का वोट शेयर जो एमएनएस को मिला पूरे महाराष्ट्र में, जहां जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, और एक भी विधानसभा सीट उनके खाते में नहीं आई। इसी वजह से ये मान्यता रद्द होने का खतरा जो इस वक्त राज ठाकरे उनकी पार्टी एमएनएस पर मंडरा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नम्रता इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव परिणाम के बाद आज शेयर बाजार खुला शानदार शुरुआत के साथ। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। शेयर बाजार जब आज खुला है तो फिर जबरदस्त उछाल के साथ बाजार खुला है। आज सेंसेक्स ने सीधे 1200 अंकों की लंबी छलांग लगा दी है। सेंसेक्स जोरदार बढ़त के साथ आज खुला है। 1200 अंकों की लंबी उछाल शेयर बाजार में आज दिखी है खुलने के साथ ही। और इससे पहले आप जानते हैं किस तरीके से पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में लगातार मायूसी सी थी, लगातार शेयर बाजार जो है वो डाउन जा रहा था। लेकिन आज जैसे ही शेयर बाजार खुला, ये बढ़त, ये उछाल शेयर बाजार में। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र में सरकार वक्फ बिल समेत 16 बिल पेश करेगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। मणिपुर को लेकर, अदानी मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग के साथ सरकार को घेरेगा। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने कार्यस्थगन का नोटिस दे दिया है। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी बड़ी तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।